और सीधा हम रुक करते हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमित कुमार प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव जुड़े हुए हैं। दोनों हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक करते हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, कोविड का भी खतरा है अमित कुमार जी, और इसके मद्देनजर जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही है मधुपुर से, पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। आज सुबह से काउंटिंग 8 बजे से चल रही है। तमाम दावे आपकी पार्टी की तरफ से किए गए और तमाम दावे यूपीए की तरफ से, जेएमएम की तरफ से, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि देखने वाली बात यह भी होगी कि जिस तरह से आपने, यानी कि बीजेपी ने जिस तरह से यहां पर दांव खेला, गंगा नारायण को टिकट देकर वोटों का बिखराव ना हो सके, तो क्या लगता है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, तस्वीरें वहां से आएंगी और काउंटिंग आगे बढ़ेगी, क्या लगता है मजबूत स्थिति आपकी दिखेगी? बस तरह से मजबूत स्थिति भारतीय जनता पार्टी, मैं स्वयं माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश और जो मतदाताओं का रुझान था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। जहां तक आप गंगा नारायण सिंह जी की बात कर रहे हैं, उनकी छवि का लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत मिला है। वो पूरी तरह से लगातार समाज के बीच में बने रहने वाले नेता हैं, समाज को सहयोग करने वाले नेता हैं, लोगों को सहयोग करने वाले नेता हैं, और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पूरी तरह से मिला है। एकजुट होकर मैं मधुपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एकजुट होकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। और धीरे धीरे जब रिजल्ट आपके पास आते रहेगा तो आप भी देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी बढ़त के साथ, अच्छी बहुमत के साथ वहाँ पर चुनाव जीतने जा रही है। अच्छी बढ़त के साथ ये दावा कर रहे हैं अमित कुमार, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, की अच्छी बढ़त के साथ बीजेपी वहां पर दिखेगी। हम रुक कर लेते हैं, कांग्रेस के लाल किशोर नाथ शाहदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। कांग्रेस ने अपना गठबंधन का फर्ज निभाया लाल किशोर नाथ शाहदेव जी, और वहां पर लगातार हमने देखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार कैंप किए हुए थे, और जो कांग्रेस कोटे के मंत्री है लगातार मधुपुर में कैंप किए हुए थे, चुनावी कैंपेन में हिस्सा लेते हुए वोटों की अपील की जा रही थी। कितना लगता है कि वहां की जनता हफीजुल हसन के पक्ष में वोट करेगी और जीत हासिल होगी? देखिए दीपक जी, आपने ठीक ही कहा कि प्रत्याशी जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा का मधुपुर में था, लेकिन चुनाव पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस पार्टी वहां लड़ रही थी। हमारे सभी प्रमुख नेता वहां कैंप किए हुए थे, और आज जब मतगणना चल रही है, ऐसे में हमारे लोग वहां मौजूद हैं। पूरा भरोसा है मधुपुर की जनता पर कि मधुपुर की जनता का स्नेह प्यार झामुमो के महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल अंसारी साहब को मिलेगा। जो चुनाव के जो मुख्य मुद्दे थे वो थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही नकारात्मक राजनीतिक, और वहाँ जो महागठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी थे और सरकार के जो काम थे, उनके सकारात्मक भूमिका जिसको जनता ने वहाँ सराहा है। आपने देखा होगा कि किन कठिन चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ गुजरना पड़ा। अभी 2019 के जो आम चुनाव हुए थे, जिसमें राज्य की जनता ने महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत और जनादेश राज्य में सरकार चलाने का दिया था। आपने देखा होगा कि पिछले 2 उपचुनाव जो हुए, दुमका में हुए और बेरमो में हुए, वहाँ भी लोगों ने जो गठबंधन का प्रत्याशी है यूपीए के खेमे को मतदान किया और हमारे दोनों प्रत्याशी विजयी हुए। यहाँ भी जो जनादेश है वो जनता यूपीए गठबंधन को देगी। यहाँ हमारा मधुपुर में भी विजयी होगा। नकारात्मक राजनीति में उस ओर कह रहा था दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी जनता के दिए हुए जनादेश का निरंतर और लगातार उनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेतृत्व तक अपमान करते आए हैं। दुमका में, बेरमो में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागणों ने कहा था कि ये दोनों उपचुनाव हम जीतेंगे और राज्य से हेमंत सोरेन की सरकार को बेदखल करेंगे। अभी जो नई तिथि निर्धारित हुई है वो 10 मई का है। आप जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 2 मई को जब परिणाम आएंगे और 10 मई को
राज्य के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा और हम मधुपुर के चुनाव जीतेंगे। जो जनता ने 5 साल के लिए जनादेश दिया है, उस जनता के जनादेश का अपमान लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने दुमका में या बेरमो में तो अपने वो प्रत्याशी जिसको जनता ने नकारा था उसको दोबारा मैदान में उतारा था, लेकिन यहाँ इन लोगों ने एक प्रत्याशी भी जो है जो बाहर से ला करके उनको शामिल करा के उनको प्रत्याशी बनाने का काम किया। अपने पार्टी के नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी तमाम वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए मधुपुर में हर वो हथकंडे अपनाए जो जनता को वहाँ नागवार गुजरा है। और हाजी हुसैन अंसारी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हाजी हुसैन अंसारी साहब ने जो मधुपुर की जनता की आजीवन परिणत सेवा की है, उनको उस सेवा का जो श्रद्धांजलि है वो देने के लिए मधुपुर की जनता ने चुनाव में मतदान किया है। और आप देखेंगे कि 21,000 वोट से हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब जीत दर्ज किए थे और कहीं ना कहीं मुझे पूरा भरोसा है कि उससे कहीं बड़े मार्जिन से चुनाव वहाँ पर झामुमो के प्रत्याशी जीत करके आएंगे। चलिए अमित कुमार जी का रुख कर लेते हैं। अमित कुमार जी, देखिए किस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये कहना रहा है कि ये 2 तारीख को नतीजे आएंगे और 10 तारीख को सत्ता परिवर्तन होगा। ये आरोप कांग्रेस लगाती है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है, तो इतना कॉन्फिडेंट बीजेपी कैसे है? जो आरोप लगाए जा रहे बहुत ही संगीन आरोप है, तो इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे कि आखिर बीजेपी इस तरह की बातें कहती है क्योंकि इसका आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जाता है, तो क्या वाकई बीजेपी इसे लेकर कॉन्फिडेंट है कि अगर आप मधुपुर उपचुनाव जीत जाते हैं तो 10 तारीख को सत्ता परिवर्तन करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है, सरकार जब से इस सरकार बनी है, कांग्रेस और जेएमएम की जब से सरकार बनी है, और जो वादा करके ये सरकार आई थी, उस वादा का एक भी अक्षर ये सरकार ने पूरा नहीं किया है। चाहे युवाओं के साथ हो, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे महिलाओं के साथ हो। आपने देखा होगा कि हर तरह से यहाँ के मतदाता जिन्होंने पूरी तरह से अपनी निष्ठा के साथ जेएमएम और कांग्रेस की सरकार इस झारखंड में बनाई थी, उनके साथ छल हुआ है। और जनता चाहती है कि अब इस सरकार से मुक्ति मिले, और यही हमारे नेता भी कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि सरकार नहीं, तो अमित जी सवाल ये खड़ा होता है ना कि आप चलिए मान लेते हैं अभी तो नतीजे आने में टाइम है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बीजेपी आपकी बात अगर थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि चलिए आपने मधुपुर उपचुनाव जीत लिया, तो फिर सत्ता परिवर्तन कैसे करेंगे? एक सीट आप मधुपुर की जीत लेते हैं तो फिर क्या स्ट्रेटेजी है? सत्ता परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। इनके अपने लोग ही इस सत्ता परिवर्तन के वाहक बनेंगे। इनके दल के लोग ही, कांग्रेस के दल के लोग और जेएमएम के दल के लोग ही सत्ता परिवर्तन के वाहक बनेंगे। और आप आने वाले समय में देखिएगा, यदि आज मधुपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के झोली में आता है, हम चुनाव जीतते हैं, और पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मधुपुर चुनाव जीतने जा रही है। और जब जीतेगी तो इन्हीं के दल में वो भगदड़ मचेगी, वहाँ से लोग भागेंगे और भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। केवल और केवल कांग्रेस और जेएमएम के दलों के द्वारा ही ये सरकार को स्वयं रूप से गिराने का काम किया जाएगा। लालकिशोर नाथ शाहदेव जी से हम जान लेते हैं आपने जो बातें कही है। देखिए, लालकिशोर नाथ शाहदेव जी, अमित कुमार ने बड़ी बात कही है कि ये भगदड़ सत्ता पक्ष में मचेगा, जेएमएम और कांग्रेस के विधायक भागेंगे और वो हमारी पार्टी में शामिल होंगे और इस तरह से हम सरकार बनाएंगे। बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कही है, आपसे जवाब चाहेंगे। लालकिशोर नाथ शाहदेव जी, ये सरकार जी बोलिए। जब से सरकार दीपक जी यहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई बनी है, तब से लगातार जो है सो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप से ये कन्फ्यूजन फैलाने का प्रयास करते रही है और उनको झारखंड की सत्ता उनके हाथ से जाने का उनको बेहद अफसोस है। लेकिन जो कृत्य रघुवर दास की सरकार ने 5 वर्षों में झारखंड में किया,
वो यहाँ के जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। और जो बातें प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जा रही है, उस बात पर कोई दम नहीं है, कोई उसमें सच्चाई नहीं है। ये जरूर है कि इस तरह के बात फैला करके यहाँ तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और उनके एक बड़बोले सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, और तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, अभी गए हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, रघुवर दास जी हैं। ये तमाम लोग जो हैं इस तरह के भ्रम फैलाने का काम करते हैं, और एक तरह से ये भ्रम की जवाब जनता अपने मतदान से देती है। हमारे विधायक, हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। चुनाव के दरमियान भी ये देखने को मिला है। उनको तो अपने बंगले में झांकने की ज़रूरत है कि आजसू पार्टी जिसकी वो दम भरते हैं उनके सहयोगी होने के, न तो 2019 के चुनाव में उनके साथ थे और न मधुपुर के चुनाव में एक भी आजसू का कोई आदमी गया वहाँ चुनाव प्रचार करने। ये कैसा गठबंधन है? बेरमो में जाते हैं, दुमका में जाते हैं, मधुपुर में नहीं जाते हैं। अवसरवादिता और कन्फ्यूजन को लोग जो है अब पूरी तरह से समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनको चिंता करने की आवश्यकता है। हम पूरी तरह से एकजुट है, और जो जनता का जनादेश है 5 वर्षों तक हम जनता की सेवा झारखंड के अंदर करेंगे, और मधुपुर भी हम भारी मतों से बहुमत से जीत करके आएंगे। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी जो है कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके नेता जो हैं वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये चीज़ों को भी पूरी तरह से जनता खारिज करती है। रुक कर लेते हैं अमित कुमार जी का और उनसे जवाब ले लेते हैं। अमित कुमार जी, कांग्रेस की तरफ से ये कहना हो रहा है कि आजसू प्रचार के लिए मधुपुर आजसू का कोई भी बड़ा कट का नेता मधुपुर नहीं पहुंचता है, और ये बातें करते हैं सत्ता परिवर्तन की। जब आपका अपना सहयोगी दल ही समर्थन में नहीं है और प्रचार प्रसार में नजर नहीं आते, और आप बातें करेंगे सत्ता परिवर्तन की, ये बात हजम नहीं हो रही है। ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव का। अमित कुमार जी, देखिए, बेरमो और दुमका चुनाव था, वहाँ पर आजसू के सभी बड़े नेता वहाँ पर गए थे। और जहाँ तक मधुपुर चुनाव का सवाल है, हम लोग लगातार आजसू के सभी मंडल से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर सभी नेताओं के संपर्क में, सभी लोग कहीं ना कहीं अपने रूप से लगे हुए थे। और ये भ्रम की स्थिति फैलाना कांग्रेस की पुरानी मानसिकता रही है। जिस दल का विधायक और मधुपुर के बगल का विधायक रोज कहता है कि हमारे पास 10 विधायक हैं, हम सरकार को गिराएंगे, और आज उसी दल के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना चाहती है। तो पहले तो इनको अपने दल को संभाल लेना चाहिए। जो व्यक्ति, जो विधायक अपने राष्ट्रीय प्रभारी को पूरी रूप से गाली देता है, उनको बोलता है कि वो यहाँ आते हैं, पैसा लेके जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बोलती है, ये कांग्रेस के विधायक बोलते हैं अपने प्रभारी। और आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मधुपुर चुनाव जीतने जा रही है, और आज जीतेगी तो सबसे बड़ा यदि भगदड़ किसी में बचेगा तो वो कांग्रेस के दल में बचेगा। इसलिए कांग्रेस के लोग ज़्यादा बेचैन हैं, कांग्रेस के लोग को ज़्यादा खलबली मची हुई है ना, क्योंकि इनको सत्ता डायरेक्ट रूप से कभी नहीं मिला। ये इनडायरेक्ट रूप से सत्ता को भोगने का काम करते हैं। सत्ता, आपने मधुकोड़ा का समय देखा होगा, आपने जब हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस अवसर पर देखा होगा। ये लोग किसी न किसी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता के वादे करके लोग सत्ता में आए उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं पुनः ये बात को कहता हूँ कि भगदड़ यदि सबसे पहला किसी में मचेगा तो वो कांग्रेस में मचेगा, और कांग्रेस पहले अपने आप को बचाने का प्रयास करेगी। चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं लाल किशोर नाथ शाहदेव से। भगदड़ मचेगा तो सबसे पहले कांग्रेस में मचेगा। बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है, लाल किशोर नाथ शाहदेव जी, सत्ता डायरेक्ट कांग्रेस को नहीं मिलती, इनडायरेक्ट सत्ता भोगने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। जवाब चाहेंगे आपसे।
देखिए, हम लोगों ने चुनाव के पूर्व गठबंधन किया और उससे पहले भी लोकसभा के चुनाव भी हम गठबंधन के तहत लड़े और चुनाव को पूर्व गठबंधन करके हम लोगों ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। ये हम लोगों ने घोषित किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन हमारा चेहरा होंगे और उसके बाद हम लोगों को जनता ने जनादेश दिया और इसमें कहीं कोई बात ही नहीं होती है कि हम बैकडोर से आना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं। इन लोगों ने जब 2014 के चुनाव में जब लड़े, 2009 के चुनाव में जब यहाँ पर लड़े, तब से इनका प्रयास चल रहा है, लेकिन ये आज तक एक भी कांग्रेस के एमएलए को नहीं ले जा पाए जी। 2014 में हम परिणाम आया तो हम 6 विधायक जीत के आए, उसमें से भी इन्होंने प्रयास किया। ये सफल हुए जरूर, लेकिन झारखंड विकास मोर्चा को तोड़ने में सफल हुए। कांग्रेस के विधायक एकजुटता के साथ पार्टी के नीति सिद्धांतों के साथ जुड़े हुए रहे। ये बार बार इस तरह के भ्रम फैलाते हैं, लेकिन इसका सच्चाई से कहीं कोई वास्ता नहीं है। आपने बीच में सुना भी होगा, जब सरकार बना है उसके बाद भी ये कई प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं, लेकिन हमारे विधायक, हमारे पार्टी के नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के साथ हैं, कांग्रेस के नीति सिद्धांतों के साथ हैं। हम वो इंटैक्ट हैं, कहीं किसी को जानने की कहीं कोई बात नहीं है। इस तरह की बात, बेवजह की बात, आज उनको तो जिस तरह के वो चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था, जिस तरह की बातें कही थी, तो आज उनको इस दावे के साथ कहना चाहिए कि हम मधुपुर के चुनाव जीत करके आएंगे, लेकिन आज भी वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और भ्रम जो है उसकी सच्चाई के सामने कोई वजूद नहीं रहती। आप 1 बजे 2 बजे तक सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और ये फिर सारे लोग जो है, इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, इतना बड़ा संक्रमण का काल चल रहा है, लोग यहाँ हमारे संकट में हैं। ऐसे में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता घरों में जो है लोगों को सहायता करने के बजाय घरों में दुबक कर बैठ गए हैं, इनके दफ्तर में ताले बंद हो गए हैं। लेकिन तो ये सारी चीज़ों को जनता देखती है, जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है कि संकट के समय में हमारे साथ हमारा जनप्रतिनिधि खड़ा रहे, हम जिसको चुन के भेजे हैं वो हमको सहयोग करे। लेकिन ये तमाम जो है नैतिकता को ये दांव में रखते हैं और अपने तमाम नेता इनके जो हैं ये सब अपने घरों पर बैठे हुए हैं और वहाँ से रोज़ सरकार की आलोचना करते हैं, पत्र लिखते हैं। चलिए ना, इसका जवाब हम ले लेते हैं अमित कुमार जी से। अमित कुमार जी, पैंडेमिक में बीजेपी के जो बड़े नेता वो घरों में कैद है, लोगों के बीच नहीं जा रहे, उनकी मदद नहीं कर रहे, घरों में कैद है, घरों में बैठे हैं और यहाँ से बस सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव का। जवाब चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, यही कोविड का पहला संक्रमण का जब काल था, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता यहाँ तक कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष से लेके एक मंडल का अध्यक्ष तक, सब कोई ने पूरी निष्ठा के साथ सेवा का काम करने का काम किया। परिवार को, एक एक परिवार को राशन पहुँचाने का काम किया, जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनकी मदद करने का काम किया, बसों द्वारा उनको भेजने का काम किया गया। और वही लॉकडाउन के समय में इनके मंत्री द्वारा पूरी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए हजारों बांग्लादेशी को रांची से भेजने का काम किया गया। और इनके विधायक के लिए लॉकडाउन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक के लिए लॉकडाउन था, जिनको जाने तक नहीं दिया गया। ये सरकार और आज जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी, इनके आंख में लगता है कि सुरमा लग गया है, इनके आंख में दिखाई नहीं दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज भी सड़क पर उतरा हुआ है और सेवा का काम करने में लगा हुआ है, चाहे वो अस्पताल की व्यवस्था हो। आज यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कोविड हुआ है तो इसलिए हुआ है कि उन्होंने जाकर रिम्स अस्पताल और सदर अस्पताल में जाके मरीजों को देखने का काम किया, मरीजों के समस्याओं को सुनने का काम किया। लेकिन आज यहाँ पर कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं,
ये बता दें कि इनके प्रदेश अध्यक्ष किस हॉस्पिटल में गए, किस हॉस्पिटल में जाके मरीजों को देखने का काम किया, मरीजों की समस्या सुनने का काम किया। आज एक एक कार्यकर्ता अपने आप को, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, पूरी तरह से सेवा ही संगठन के माध्यम से समर्पित किया हुआ है, लगा हुआ है। चाहे वो मास्क बांटने का काम हो, भोजन बांटने का काम, दवाई पहुंचाने का काम हो, ऐसा कोई काम है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं। लोगों के बीच में रह के उनको सेवा करने का काम कर रहे हैं। और इनके विधायक, इनके मंत्री, मैं एक आज भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक सांसद अपने मत से सरकारी अस्पताल में व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के लिए अपने मत से पैसा दे रहे हैं। यहाँ माननीय प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हुए, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक जेएमएम और कांग्रेस के कितने विधायकों ने अपने अपने मत से ये राशि प्रदान की है कि वहाँ के उनके विधानसभा, उनके लोकसभा में उनके लोग सुरक्षित रहें। उसके लिए मैं ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए अपने मत से मैं राशि उपलब्ध, लेकिन अमित कुमार जी, जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से तो ये भी सवाल उठते रहे हैं कि इस पैंडेमिक में जो मदद केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को, झारखंड की सरकार को मिलनी चाहिए, यहाँ की जनता को मिलनी चाहिए, वो मदद नहीं मिल पाई। और जो सीमित संसाधन है उसी पर झारखंड की सरकार हम तो यही लगातार पूछ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री केयर फंड से जो वेंटिलेटर यहाँ पर आया, क्या आज वो चल रहा है? जो राशि आज राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी, क्या उसका उपयोग हुआ है? हम तो चाहेंगे कि सरकार एक श्वेत पत्र निकाल के इसके बारे में डिटेल जनता को बताए कि कितना वेंटिलेटर मिला है, कितना चल रहा है, कितना बंद पड़ा हुआ है, कितना फेंका हुआ है। चलिए ना, इसका जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब ले लेते हैं। हर तरह से लालकिशोर नाथ शाहदेव जी, हर तरह से मदद मिली हुई है, लेकिन इसका जवाब हम सोई हुई सरकार है ये। अमित कुमार जी, हम जवाब ले लेते हैं इसका लालकिशोर नाथ शाहदेव जी से। बड़ा आरोप लगा रहे लालकिशोर नाथ शाहदेव जी की जो वेंटिलेटर्स मिले हैं, सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि केंद्र की तरफ से जो कुछ भी मदद मिले उसका कितना इस्तेमाल किया गया है। लालकिशोर जी। हाँ, बता रहा हूँ मैं। पिछली बार श्वेत पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछली बार हमको 292 करोड़ रुपया मिला था। कल सूचना मिली है कि केंद्र ने 8000 करोड़ पूरे देश के लिए जो निर्धारित किए हैं, उसमें से 227 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन के तहत झारखंड को मिलने वाली है। उसकी जो है वो सूचना प्राप्त हुई है। आप हमको बता सकते हैं कि जितनी राशि है वो राज्य के हिसाब से कितना नाकाफ़ी है। आपने देखा होगा कि पैंडेमिक के समय भी किस तरह से केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है। आप लगातार यहाँ से जो है रिक्वायरमेंट भेजे जा रहे हैं। केंद्र की सरकार कहती है 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 नेशन 3 टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, ये कहाँ संभव है? आपने देखा होगा कि किस तरह से 18 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों को वैक्सीन देने के लिए केंद्र की सरकार ने दरों का निर्धारण किया है। 300 रुपया से लेकर 600 रुपया तक का जो 3 तरह के दर हैं। लेकिन मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं राज्य की सरकार को, जिन्होंने निर्णय लिया है कि हम 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन मुफ्त में करेंगे। इसके लिए राज्य की सरकार को अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ कि ये पैंडेमिक के समय में कई ऐसी चीज़ है जिसका सीधे तौर पे नियंत्रण केंद्र की सरकार के पास में रहता है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार केंद्र की सरकार ने कहा है कि मई और जून के महीने में हम राशन देंगे, मुफ्त राशन देंगे, या जो सहयोग की बात है, वैक्सीनेशन की बात है, इंजेक्शन की बात है, ये सारा चीज़ जो है केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। राज्य की सरकार ने हालांकि वैक्सीन के लिए एडवांस की राशि भी दी है और यहाँ पर जो खरीदने का
जो काम मैं कर तो रही है छोटा राज्य सा सरकार, चीज माननीय प्रवक्ता जी से पूछना चाहता आपूर्ति हूँ के लिए जो है कि आपको कितना संभावनाएं वेंटिलेटर व्यक्त मिला, की जा रही कितना है चल रहा कि 10 है, से 15 मई इसके के बारे बाद में तो आंकड़ा दे वैक्सीन दीजिए। का खेप जो आप है सरकार प्रारंभ के हो अंग जाएगा। हैं एक और बात की सरकार चर्चा आपने में जरूर की सरकार थी में रहते कि कुछ हुए equipment लालकिशोर यदि नाथ केंद्र यादव जी, सरकार से सहयोग मिल रहा है अमित कुमार उस सवाल उठा रहे हैं कि कितने वेंटिलेटर्स मिले हैं और कितने वेंटिलेटर्स चल रहे हैं, ये आंकड़े मांग रहे हैं, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको कि जो केंद्र की सरकार, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार के पिछले पैंडेमिक में आपदा प्रबंधन के तहत कितने पैसे मिले, इस बार के कितनी की घोषणा हुई है, कितनी अनाज की बात हुई है, कितने इक्विपमेंट की बात हुई है। तो जो इक्विपमेंट आए हैं वो इक्विपमेंट हम राज्य की सरकार ने हर ज़िलों को मुहैया कराया है और जो राशि आई है उसका भी चर्चा मैंने किया कि किस तरह से राशि दिया गया। आप समझिए कि पूरे इतनी बड़ी पैंडेमिक में अगर 227 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार देती है, जिसके पास संसाधन के कई सोर्सेज हैं, तो वैसे परिस्थिति में हम राज्य की जो संसाधन है उसी पर हमको निर्भर रहना पड़ता है। चलिए जवाब ले लेते हैं। एक विशेष तौर पर आप चर्चा बार बार कर रहे हैं वेंटिलेटर की, राज्य सरकार को मिली या जो राशि मिली वो नाकाफी है, मदद और मिलनी चाहिए। बहुत सीमित संसाधन है, ट्राइबल स्टेट है, पिछड़ा राज्य नहीं, हमने अपने जरूरत से केंद्र की सरकार को अवगत कराया है। हमने जो जरूरत है लगातार केंद्र की सरकार को हम लोगों ने अवगत कराया है और उसके तुलना में जो मिला है, हम तो ये जानना चाहेंगे भाजपा के प्रवक्ता से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था 20 लाख करोड़ रुपया का आर्थिक पैकेज कोरोना काल के लिए, जिसको कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रोज संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से कहा था, वो पैसा कहाँ है, किसी को कुछ मिला है वही। अमित कुमार जी जवाब दीजिए, जो घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से हुई, जो वादे किए गए, वो मैं वही बोल रहा हूं कि ये सरकार आम जनता को किसी ओर लेके जा रही है, ये समझ के परे है। एक तरफ इनका कहना है कि हम केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रही है, दूसरी तरफ इनके हर विभाग की राशि को इनको सरेंडर करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने 1.5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा विकास का काम नहीं किया। ना कोई सड़क का निर्माण हुआ, ना कोई पुल पुलिया का निर्माण हुआ, ना कुछ निर्माण हुआ, है ना। और ये राशि को सरेंडर करना। दूसरी तरफ ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार इनको मदद नहीं कर रही। इस कोविड के काल में केंद्र सरकार ने झारखंड को सबसे ज्यादा मदद करने का काम किया है। चलिए एक ब्रेकिंग खबर इस समय सुना देते हैं पढ़ के। मधुपुर उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है और जानकारी देना चाहेंगे कि पहले राउंड में बीजेपी के गंगा नारायण 3000 वोटों से आगे चल रहे। चलिए तो इस समय की यह ब्रेकिंग खबर है। पहले राउंड की अगर हम बात करेंगे तो गंगा नारायण 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये पहला राउंड जिसमें कि 3000 वोटों से आगे गंगा नारायण, बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की यह तस्वीर निकली है। बड़ी खबर और एक बार फिर से जानकारी आपको दे दें, पहले राउंड में 3000 मतों से आगे बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हम अपने सहयोगी मनीष के हमारे साथ देवघर से लाइव जुड़े हैं। मनीष, पहले राउंड की गिनती की अगर हम बात करेंगे तो 3000 मतों से बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर जीसान, अभी आंकड़े मेरे पास है, उसमें गंगा नारायण जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पास उनको मिला है 5869, यानी कि 5869। हफीजुल अंसारी को 2921, अशोक ठाकुर जो कि निर्दलीय है उनको 178, उत्तम यादव 95
और किशन एक और प्रत्याशी है तो 72, और इसके अलावा लगभग 200 से 250 नोटा को भी वोट इस बार जा रहा है। ये भी एक नई परंपरा है। तो जो कुल अगर हम अंतर की बात करें तो 2948 का फासला है दोनों प्रत्याशियों के बीच में। तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए खुशखबरी है। हालांकि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, बीजेपी कुछ एजेंट यहाँ बाहर में खड़े थे, उन्होंने श्री राम का घोषणा, हालांकि पुलिस तुरंत पहुंची और उनको मना किया इन तरह के नारेबाजी से बाज आना है, क्योंकि ये जगह भी नहीं है और मनाही है इसी इलेक्शन को मनाही है। तो अभी ये पहला राउंड है, दूसरे राउंड की भी जो गिनती है वो शुरू हो गया है। निशान, चलिए, तो दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। एक सवाल और लेंगे आपसे मनीष, कितना वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि डर और खतरा कहीं ना कहीं बना हुआ है। तस्वीरें क्या बयां कर रही है काउंटिंग के दौरान? निश्चित तौर पर देखिए निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि प्रत्याशी भी आ रहे हैं। प्लीज एक बार हम चाहेंगे, गंगा नारायण जी प्रत्याशी आ गए हैं, उनसे गंगा जी। चलिए, तो हम फिर जुड़ेंगे अपने मनीष संवाददाता देवघर से और तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर आपको फिर से बताना चाहेंगे, 2948 मतों से पहले राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण ने 2948 मतों से आगे वो चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ जो पैनल मौजूद है इस समय, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के अमित कुमार है और कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता अमित कुमार जी के पास। पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए इस समय 3000 मतों से अमित कुमार जी बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण आगे हुए और दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। तो क्या इससे माना जाए कि क्या ये आगे बरकरार रहेगा या फिर वक्त के साथ साथ और वहां पर जो है वो टशन देखने को मिलेगा और ये जो मुकाबला है और दिलचस्प होगा? देखिए, ये रुझान हमको जो एक पुरानी याद को ताज़ा कर रहा है। वो याद है जब माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन तमाड़ से चुनाव लड़े थे और पूरी तरह से हार गए थे। और आज झारखंड की जनता दोबारा वही चीज़ को करने जा रही है। अपना जो बहुमूल्य मत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर एक मंत्री को हराने का काम करने जा रही है। जिस मंत्री को बिना जीते, बिना विधायक बने आपने उसको मंत्री बनाने का काम किया। और मैं मधुपुर की जनता को, ये पहली राउंड की गिनती है, अभी आगे गिनती बाकी है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयं मैं वहाँ पर रहा था, इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है और 100% विश्वास है कि हम ये चुनाव को भारी बहुमत से, भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं और एक मंत्री को यहाँ पर चुनाव हारना पड़ेगा। तो आज वही पुनरावृत्ति को दोबारा झारखंड की जनता दोहराने जा रही है कि बिना जनादेश के मंत्री बनाना, बिना जनादेश के मुख्यमंत्री बनाने का क्या हश्र होता है। जनता इसको सीधे सीधे नकार देगी और यही काम आज मधुपुर की जनता करने जा रही है। आने वाला कुछ वक्त के बाद आपको भी और हमको भी पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस रूप में, किस रुख में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी आज ये मधुपुर चुनाव अच्छी तरह से जीतने। लाल किशोर नाथ शाहदेव जी का रुख कर लेते हैं। पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और लगभग 3000 मतों से बीजेपी के गंगा नारायण आगे चल रहे हैं। लाल किशोर नाथ शाहदेव जी,
देखिए, ये तो शुरुआती पहले राउंड का परिणाम है, लेकिन जब मतगणना और आगे बढ़ेगी जी तो स्वाभाविक रूप से ये जो आंकड़े हैं वो बदलेंगे। जी थोड़े देर के लिए भारतीय जनता पार्टी को खुशी ज़रूर जी मिली है, लेकिन जैसे ही मतगणना के और चरण आगे बढ़ेंगे ये जो है आंकड़े बदलेंगे। और आप देखिएगा कि किस तरह से जो हमारे प्रत्याशी हैं महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी जी। वो आगे चलकर लीड लेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। चलिए, तो मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अमित कुमार जी, वैसे वैसे आंकड़े बदलेंगे, ये थोड़ी देर के लिए खुशी है बीजेपी के आपके चेहरे पर, ये थोड़ी देर के लिए खुशी है क्योंकि वक्त के साथ मतगणना आगे बढ़ेगा और आंकड़े बदलेंगे। अमित कुमार जी, चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा जो बोला जा रहा है ना, ये खुशी जनता पार्टी राउंड बाय राउंड बरकरार रखेगी। राउंड बाय राउंड हम जीतते चले जाएंगे और खुशी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा। और आज झारखंड की जनता आज इस गठबंधन सरकार को जवाब देने जा रही है कि इन्होंने जिस तरह से झारखंड की जनता को, झारखंड के युवाओं को, झारखंड के किसानों को ठगने का काम किया है, उनके साथ धोखा देने का काम किया है, आज उसी का परिणाम मधुपुर में दिखने को आपको मिलेगा। अमित कुमार जी, दो उपचुनाव पिछली दफा आपने लूज कर दिया, चाहे दुमका की बात करें, बेरमो उपचुनाव की हम बात करें, मधुपुर उपचुनाव आप क्यों जीतेंगे? ऐसा क्यों लगता है? आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाया? क्यों आपको ऐसा लगता है कि मधुपुर की जनता एक मंत्री को, हमीसुल हसन को वोट ना देकर गंगा नारायण को वोट करेगी? इतने कॉन्फिडेंट कैसे आप लग रहे हैं? मैं कार्यक्रम की शुरुआत में रणनीति हमारे सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी ओर से पूरी ताकत इस चुनाव में, पूरे कैंपेन में पूरी ताकत, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे संगठन महामंत्री हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे रघुवर जी हो, सब लोगों ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लड़ने का काम किया। और सबसे बड़ा चीज है कि कहीं ना कहीं जनता इस बार मधुपुर की जनता हम लोग से भी एक हाथ आगे बढ़ के इस सरकार के खिलाफ में खड़ी थी। और उसी का परिणाम है कि आज हम पहले राउंड में अच्छी अंतर से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप धीरे धीरे देखिएगा कि ये अंतर बढ़ते जाएगा और अंत में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी बहुमत के साथ जीत को अर्जित करेगी। मेरा एक कहना है कि झूठ का आडंबर बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। झूठ का आडंबर का खेल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, चाहे वो युवा वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, महिला वर्ग हो। आपने देखा होगा कि ये 1.5 साल के अंदर में किस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी, किस तरह महिलाओं के साथ हत्या हुई। और केवल महिलाएं नहीं, पूरी तरह से आदिवासी महिलाओं के साथ इस तरह की घटना घटी। आज मधुपुर चुनाव में हम लोग थे तो सबसे बड़ा वर्ग जो आक्रोशित था वो था आदिवासी वर्ग। इस सरकार से सबसे बड़ा यदि कोई वर्ग आक्रोशित था तो आदिवासी वर्ग था। और इसी का परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जब मतगणना आगे की ओर बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी बहुमत के साथ जीत भी हासिल होगी, यही मेरा मानना है। जब आप चाहेंगे आपसे लाल किशोर नाथ शाहदेव जी, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, पहले राउंड में जो हमने लीड लिया है, बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है ये बरकरार आगे भी रहेगा। चलिए, अच्छी बात है और उनको कॉन्फिडेंस है अपने प्रत्याशी के प्रति। उनका ये है कि हम चुनाव लड़े हैं तो चुनाव जीतेंगे, ये कम से कम कॉन्फिडेंस उनको होना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि क्या ऐसे बात हुई मधुपुर में जो उनके रघुवर जी के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं राजपाल जी, उनको आपको बदलने की आवश्यकता पड़ गई और आपने फिर प्रत्याशी को जो आजसू पार्टी से चुनाव लड़ा था। चलिए, इसका जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब हम अमित कुमार जी से ले लेते हैं। अमित कुमार जी, राज परिवार के जो समर्थक हैं वो इस फैसले से नाराज नजर आए। जैसे गंगा नारायण को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया,
वो नाराज नजर आए, विरोध करते नजर आए, और वहां पर आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी का दौरा भी हुआ था, लेकिन वहां पर भी वो विरोध प्रदर्शन करते इनके नजर आए। नेताओं की हूटिंग होती रही। जवाब Go इसका back, लेते go हैं back। अमित कुमार जी से। अमित कुमार जी, कहीं पे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहीं पे विरोध में नहीं था। मैं ये दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे बूथ का वो कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल का कार्यकर्ता हो, नहीं चाहे उस समय ये तस्वीरें जिला का दिखी कार्यकर्ता थी, हो, उस समय हमने भी कोई तस्वीरें विरोध दिखाई नहीं थी था। कि राज परिवार के जो समर्थक है अमित कुमार जी वो नाराज थे। स्वाभाविक तो क्या रूप से- वक्त के साथ बीजेपी ने उन्हें मना लिया? नहीं, स्वाभाविक चुनाव से आन वक्त पहले क्या बीजेपी ने राज परिवार को और उनके समर्थकों को मनाने में बीजेपी कामयाब रही? यदि मैं भी नाराजगी तो स्वाभाविक दिखी रूप थी से जी। यदि किसी का टिकट कटता है तो स्वाभाविक रूप से नाराजगी आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र हित में, देश हित में काम करने वाला कार्यकर्ता है। और मैं यही बात आपके बीच में एक बात छूट गया था, जिस समय हाजी जी वहाँ से चुनाव जीते तो वही मधुपुर के गांधी चौक पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था, और मधुपुर की एक एक जनता उस नारा को याद रखे हुए कि मधुपुर की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा है। और आज उसी की प्रतिक्रिया है, आज उसी का देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर आगे चल रही है, और इसका जवाब, इसी का जवाब आज वहाँ की जनता, मधुपुर की जनता जेएमएम के उम्मीदवार को देने जा रही है। जवाब ले लेते हैं हम कांग्रेस के प्रवक्ता से। लाल किशोर यादव जी, आपने 2 विधानसभा में हुए उपचुनाव को जीता, हैट्रिक लगाने की बात है, क्या ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह से इस 1.5 साल में, इस कोविड काल में हेमंत की सरकार ने जो काम किए, दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी ने मधुपुर की जनता के लिए जो काम किया, और यही बात जेएमएम की तरफ से भी कही गई कई बार कि ये श्रद्धांजलि के तौर पर हाजी हुसैन अंसारी को हमने दिया और मंत्री बनाया, हफीजुल हसन को उन्हें प्रत्याशी बनाया, तो क्या लगता है कि ये सरकार ने जो काम किए, दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी ने जो काम किए, क्या इसका इनाम मिलने वाला है, या फिर यहाँ पर जिस रणनीति के तहत बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा उसमें वो कामयाब होने जा रही है? लाल किशोर यादव जी, देखिए, मैं आपको 2-3 बिंदु बताता हूँ, ये राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि हाजी हुसैन अंसारी साहब जो है वो बहुत ही साधारण व्यक्तित्व थे, और आम लोगों के साथ उतना ही उनका लगाव था, वो क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी लोकप्रिय थे। सीमित संसाधनों में हमारी राज्य की सरकार ने जिस प्रकार पेंडेमिक में काम किया, और विशेष करके उन तबकों को के लिए काम किया जिसको जो बार बार इग्नोर होते रहे हैं, निचले तबके के लोगों को भरपेट भोजन दिया, काम दिया घर पर मनरेगा के तहत, जो बाहर से हमारे मजदूर लौटे उनका भी ख्याल रखा, और स्वास्थ्य की सुविधाएं जो विरासत में हमको मिली थी, पहले भी बहुत चर्चा कर रहे थे आप, तो हमको विरासत में स्वास्थ्य की सुविधाओं में जो मिली थी उसमें हमने बहुत तेजी से इजाफा किया। चलिए आप ठीक रांची में भी है, ठीक देखिए है, हम कि किस चर्चा तरह आगे हमारे जारी मुख्यमंत्री- रखेंगे।